नमस्कार विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ी थी। उस स्प्लिटिंग का लास्ट में आपने कंसेप्ट पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी, रिलेशन बिटवीन CF एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स एंड टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स। तो वो रिलेशन जो था वो ये होगा डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। ये आपका रिलेशन बनने वाला है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डेल्टा नॉट यहाँ कर दिया था, वो थोड़ा रॉन्ग था। डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, ये करेक्ट रिलेशन होगा। नेक्स्ट, तो यहां से हम पता करते हैं, तो 9 डेल्टा टी इक्वल्स टू 4 डेल्टा नॉट। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है ये 9 टाइम्स इनटू है, ये 4 टाइम्स इनटू है। दैट मींस डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा नॉट। CFSE एनर्जी ऑफ डेल्टा नॉट ऑर्बिटल्स मतलब ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स। इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि इफ NiCl4 minus 2 CFSE energy is 1200 kilojoule per mole. Then find CFSE energy of NiS2O6 की पावर प्लस 2। आपको इस कॉम्प्लेक्स की दे दी और एक कॉम्प्लेक्स की निकालनी है, तो आप जाओ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल की 1200 है। 6 मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल, उसकी आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला पुट अप कर दो, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। अब किसकी गिवन है आपको, 4 वाले की गिवन है, तो ये आपको फाइंड करनी है। तो डेल्टा नॉट इक्वल्स हो गया 9/4 इनटू डेल्टा टी, तो हो गया आपका 9/4 इनटू 1200, तो ये हो गया आपका 300 और ये हो गया 27 किलोजूल पर मोल। ठीक है, 2700। ठीक है, यहां से आपके पास बन जाएगा 2700 किलोजूल पर मोल। ये आपने डेल्टा टी और डेल्टा नॉट के बीच रिलेशन फाइंड कर लिया ना। अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले थर्मोडायनामिकली क्या होता है, जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हो, जैसे मैं कहता हूं निकेल पर चार्ज है +2, 4 लिगेंड इस पे आप कनेक्ट करते हो, तो क्या बन जाता है आपका NiCl4 और ऑक्सीडेशन नंबर आपने यहां लगा दिया -2, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, निकेल पर +2 चार्ज रहना चाहिए, तो x -4 = -2, x = कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो ये जो वैलेंसी है ये सबकी डिफरेंट होगी। तो ऐसे ही मैं इसकी एक कॉमन रिएक्शन बनाना चाहूं, तो निकेल की जगह जैसे मैंने मेटल दे दिया और इस पर चार्ज लगा दिया A+, x नंबर ऑफ लिगेंड डाल दिए जिस पर चार्ज माइनस और y या कुछ भी होगा। नेक्स्ट, उससे आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सपोज करो गया MLX, और यहां पर इसका आ गया आपके पास प्लस का B आ गया, सपोज करो, या B+ आ गया। ठीक है, यहां आ गया आपके पास क्या A+A, और यहां सपोज करो -y, और वहां आ गया +B। तो मैं तुमसे पूछता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बन जाएगा आपका MLX की पावर +B अपॉन में ये आ गया M की पावर +A, ये आ गया L की पावर -y, और नंबर ऑफ लिगेंड कहां चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। अब यहां से मैं कह सकता हूं जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो आप पहला कांसेप्ट कह सकते हो, जिसके K की वैल्यू ज्यादा है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, हायर है, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे आपको कोई दो एग्जांपल दे दिए, NiS2O6 की पावर +2 और CrNS36 की पावर +3। ठीक है, और आपसे कहा वैल्यू ऑफ Ks
for this complex is 1.8 into 10 to the power 7 and value of this 5.4 into 10 to the power 17 और पूछा कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है देखते हैं पता लगा लो जिसकी Ks की वैल्यू जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है हायर है वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। बट आपको यही क्वेश्चन ये कांसेप्ट नंबर 1 हो गया। कांसेप्ट नंबर 2 अगर यही क्वेश्चन इस वे में दे दे व्हिच इज मोर स्टेबल इन K4FeCN6 एंड K3FeCN6 बताइए। अब K की वैल्यू नहीं थी तो आपका दूसरा तरीका आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पे +1 -1 तो +4x -6 = 0 x बराबर हो गया इसका हो गया +3x -6 हो गया 3 x कितना हो गया 3 इसका आ रहा है 2 इसका 3 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो आपके पास क्या है मोर स्टेबल है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो यहां लिखते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। सेकंड कांसेप्ट जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। थर्ड कॉम्प्लेक्स आपके पास थर्ड जो आपका होता है थर्ड जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो बनेगा चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो तीसरा हो गया चार्ज और रेडियस की ज्यादा वैल्यू है दैट मींस चार्ज तो ज्यादा हो और रेडियस छोटी हो तो वो क्या होगा आपका मोर स्टेबल होने वाला है। ठीक है तो चार्ज तो इस पे आएगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस में जैसे आपके पास आ गया स्कैंडियम 3D सीरीज को ले लो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर और जिंक इनका कॉम्प्लेक्स कोई सा भी ले लेते हैं अपन। जैसे आपने कहा NiNS3 का 6 होल ब्रैकेट पर +2 जोड़ दिया ऐसे ही इस पर NS3 6 होल ब्रैकेट पर कितना +2 जोड़ दिया ऐसे ही निकिल पर जोड़ दिया आपने NiNS3 का 6 होल ब्रैकेट पर +2 ऐसे ही कॉपर पर जोड़ दिया। ठीक है सभी पर जोड़ दिया और आपने देखा तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 है सभी पर लिगेंड भी क्या है सेम है। तो अब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल वो होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगी तो उससे स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज फिर इससे ज्यादा ये इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये। तो पहला तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हायर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा जिस पर ऑक्सीडेशन ज्यादा है वो ज्यादा है। अगर आपका Ks सेम है ऑक्सीडेशन भी सेम है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो आप ये देख लेना कि जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी। एक कांसेप्ट इसमें और आ सकता है जैसे फोर्थ कांसेप्ट देखना जैसे आपको दिया Fe H2O का 6 होल ब्रैकेट पर +2 या +3 दे दिया और एक दे दिया आपको NiNS3 का 6 होल ब्रैकेट पर दे दिया आपको +3 कौन सा स्टेबल है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो चार्ज 0 तो x = 3 NS3 पर 0 तो x = 3 ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है सेंट्रल एटम भी क्या आपके पास डिफरेंट है लेकिन इसमें लिगेंड कौन है H2O और इसमें लिगेंड कौन है NS3 तो लिगेंड की नेचर पर भी तो डिपेंड करेगा भाई। तो तीसरा होता है कि नेचर ऑफ लिगेंड फोर्थ नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ लिगेंड में कहोगे जिसकी बेसिक क्षमता जो बेसिक ज्यादा है वो आपके पास मोर स्टेबल है और बेसिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज लिगेंड के बीच में मेटल के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो एसिड बेस लेविस बेस रिएक्शन होती है बिकॉज ये क्या था आपके पास लेविस बेस नॉन पेड डोनेट करता है और लेविस एसिड तो आप कह सकते हो बेसिक का मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो मोर स्टेबल होगा। और एक लास्ट कांसेप्ट आपके पास बनता है चिलेट का मतलब बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड है वो एक से ज्यादा लोन पेयर क्या करेंगे सेंट्रल एटम को डोनेट करेंगे और डोनेट करके एक स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। अब आपको सभी का एक मिक्सअप क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि विच इज मोर स्टेबल तो आप सबसे पहले ध्यान रखना चिलेटिंग को निकालना। चिलेटिंग को देख लो आप पहले ठीक है जिस पर या पहले आप ऑक्सीडेशन को देख लो उसके बाद चिलेट को देख लो पर जनरली ऐसे क्वेश्चनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगी
तो पहला केस तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, जिसका ज्यादा स्टेबल ज्यादा। फिर चेक करना कि जो चिलेट बनाना है वो चिलेट वाला मोर स्टेबल होगा, फिर बाकी बातें बाद में आएंगी। तो क्या स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जिसका Ks का वैल्यू ज्यादा है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बिगर है, वो आपके पास मोर स्टेबल होगा। चार्ज अपॉन रेडियस का वैल्यू ज्यादा है, वो मोर स्टेबल होगा। चार्ज तो होना चाहिए ज्यादा और रेडियस होनी चाहिए स्मॉल, देन मोर स्टेबल। अगली बात, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज एक ही बात है। नेचर ऑफ लिगेंड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो मोर स्टेबल रहेगा, और अगर कोई आपका बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो चिलेटिंग इफेक्ट के कारण क्या करेगा? चिलेटिंग इफेक्ट के कारण कॉम्प्लेक्स को बंद कर लेगा, और बंद करने से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कलर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की कलर नेचर का क्या कारण है? इसका कारण सभी बच्चों को पता है, हम पढ़ चुके हैं डी ट्रांजिशन। पर डी ट्रांजिशन में भी एक घटना होती है, क्या? कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, वो व्हाइट लाइट उस पर क्या होती है? व्हाइट लाइट को उस पर फॉल किया जाता है। व्हाइट लाइट को फॉल करने से कुछ अमाउंट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ अमाउंट को ये रिलीज कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है, और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब किया हुआ कलर तो ये शो नहीं करता, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये क्या करता है? शो करता है, जिसके कारण जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कलरफुल। तो क्या कहोगे? when a white light passing through in complex, then complex for some light absorb and some light release। जो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब किया हुआ कलर नहीं दिखाई देगा, उसका अल्टरनेट कलर दिखाई देगा, और उसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं? तो देखो, इसके लिए मैं आपका एक रिंग ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से एस है, ये एस है, ये थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, इसको कर दीजिए एस, फिर इसको एस है, और फिर यहां से ये ड्रॉ कर दीजिए। ध्यान रखना, अब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और इसके सामने ये है। सभी को पता है VIB GYOR ये होता है विब्ग्योर। बस VG का ध्यान रखो। कैसे देखो? VIB एक छोड़ दो, G एक छोड़ दो, YOR। अब यहाँ जो छोड़ा है, यहाँ तो PG दोनों के बीच का, और यहाँ छोड़ा है, यहाँ क्या? YG, और ये आपका गया पिंक। ठीक है। अब मैंने आपसे जो बताया था कि कौन किसके सामने है, तो इसके सामने ये, तो वॉयलेट कलर अगर, और एक बात हो, यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है ये होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, और यहाँ से यहाँ का जो जोन होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड का। तो वो जोन तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड का। अब इसमें ग्रीन कलर अगर मान लो एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसा दिखाई देगा? आपका रेड दिखाई देगा, बिकॉज ग्रीन का जो आपके पास क्या, ये वाला थोड़ा सा ऐसे ही है, इसके सामने ये आता 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 है, ब्लू के सामने ऑरेंज आता है, ठीक है, पिंक के सामने बीजी आता है, ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन करेगा तो पिंक दिखाई देगा, ग्रीन करेगा तो रेड दिखाई देगा, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये करेगा तो ये करेगा तो ये करेगा तो ये करेगा तो ये, और ये करेगा तो ये। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो शो करता है, और रीजन आपको पता ही, पहले पढ़ चुके हो आप, डी ट्रांजिशन के कारण, बट कॉम्प्लीमेंट्री कलर करता है, और वो कलर ये होते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है इसमें सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी का जो आपके पास यूजेज है वो क्या है? तो वेरियस फील्ड में इसका वेरियस सिग्निफिकेंस है, वेरियस यूज है इसका। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपका क्या मीन्स है? जो आपके पास एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं,
बेसिक रेडिकल का टेस्ट, जो बेसिक रेडिकल का टेस्ट आता है वो एक कॉम्प्लेक्स करने के कारण आता है, और कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर को शो करता है, और उसी कलर की बेसिस पर कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे जीरो ग्रुप में आता है NH4+। NH4+ जब किससे रिएक्ट करता है, नेचुरल रिएजेंट से रिएक्ट करता है, तो उसका रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे। जैसे देखो मैं दो चार एग्जांपल से आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो ग्रुप में। जीरो ग्रुप में आता है आपका NH4+। फिर सेकंड ग्रुप में आता है आपका कॉपर, कॉपर आता है सेकंड ग्रुप में। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप में आता है आपका फेरस Fe+, ये आ गया थर्ड ग्रुप। ऐसे फोर्थ ग्रुप में आपका आ जाएगा जिंक, फोर्थ। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो NH4+ है वो तो NH4 के रूप में पाया जाता है। ये कॉपर है ये CuCl2 की फॉर्म में, आयरन ये FeCl3 की फॉर्म में, और जिंक सपोज करो ZnCl2 की फॉर्म में। इससे फिर आगे निकिल आ जाता है, फोर्थ ग्रुप में आ गया। निकिल का DMG के साथ टेस्ट देख लेंगे, पर कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ही कलर होगा। जैसे ये NH4+ रिएक्ट करता है K2HgI4 से, ये है नेशनल रिएजेंट, ये आपका नेशनल रिएजेंट। जब ये नेशनल रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो 2 मोल होगा क्या, ये NH4 K+ की जगह ले लेगा और आपका नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH4 का ट्वाइस HgI4, और ये क्या करेगा, रेड ब्राउन पीपीटी देगा, और रेड ब्राउन पीपीटी के कारण NH4+ की टेस्ट होगी। अगर इनमें से किसी में भी आपने नेशनल रिएजेंट डाला तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। रेड ब्राउन तभी आ सकता है जब आपका अमोनियम आयन है। ऐसे इन तीनों की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कर दो, K4FeCN6। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, कंपाउंड एक ही डाला आपने, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो अपना अलग अलग कलर देते हैं। ये अब इसके साथ क्या होगा दोस्तों, यहाँ 2 ले लो, तो 4 क्लोरीन और 4 पोटेशियम, तो 4 KCl बाहर चला गया, 4 KCl। पीछे बचा उसका कॉम्प्लेक्स बना दो, तो Cu का ट्वाइस FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे ही इसमें यहाँ 3 ले लो या 4 ले लो, तो 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पर 12 KCl बाहर चले जाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, FeCN6। अब कॉम्प्लेक्स कितने 3, तो यहाँ लगा दो 3, ये लगा दो 4, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे फिर जिंक के साथ रिएक्ट करें तो Zn का ट्वाइस FeCN6, और होल की ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 ले लो, 2 लगा दिया आपने, ये हो गया 4 KCl, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो 3 कॉम्प्लेक्स बने, ये आपका चॉकलेटी कलर का होगा, ये होगा प्रिशियन ब्लू, और ये होगा आपके पास डार्क ब्लू रंग का, या यूं कह सकते हो ब्लू रंग का। डिफरेंट डिफरेंट सेम कंपोनेंट डाला डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रेडिकल्स में, तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स बने और कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट कलर शो हुए। उससे हमें पता चल सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स चॉकलेटी रंग आएगा तो कॉपर है, प्रिशियन ब्लू आएगा तो आयरन है, ब्लू आएगा तो जिंक है। ऐसे निकिल का DMG के साथ जो टेस्ट होगा बेसिक मीडियम में, ठीक है, निकिल का DMG के साथ टेस्ट होगा NH4 की प्रेजेंस में, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो इसी का बन सकता है, DMG के साथ और का नहीं बनता। दैट मींस एक आइडेंटिफाई है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई है का किस कॉम्प्लेक्स का किसके साथ होगा तो कैसा कलर शो करेगा, और उसी की बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स के आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो आपके पास यूज होता है या सिग्निफिकेंस होता है वो है मेटलर्जी में। मेटलर्जी और मेटलर्जी बच्चों आपने पढ़ रखा है, साइनाइड प्रोसेस पढ़ रखा है, सोने और चांदी के लिए हमने यूज किया था, सोने और चांदी के लिए साइनाइड प्रोसेस, उसमें कॉम्प्लेक्स बना था और उस कॉम्प्लेक्स से मेटल बन गई थी आपकी, सोना और चांदी आपको प्राप्त होता प्योर फॉर्म में। तो जैसे चांदी का होता है Ag2S, ये रिएक्ट करता है 4 NaCl से, तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na का ट्वाइस, Ag का ट्वाइस, Cn का 4, ठीक है, प्लस यहां से बाहर चला गया Na2S।
अब इस कॉम्प्लेक्स को ले लो, तो NaAgCl का ट्वाइस, इसकी रिएक्ट जिंक से होती है, तो जिंक से होने पर ये इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ लगा तो 2, यहाँ लगा तो 2, यहाँ 4, तो ये बन जाएगा आपका Na2Zn Cl का 4 प्लस 2Ag। ये लो आपकी चांदी डिफरेंट हो गई, किससे? मेटलर्जी के साइनाइड प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स बनने के कारण। ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया। तीसरा सिग्निफिकेंस होता है मेडिसिन में। मेडिसिन में आपको पता ही है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिस्प्लेटिन, जो क्या था आपके पास? Pt NH3 का ट्वाइस, Cl का ट्वाइस। ये सिस्प्लेटिन है जो एंटी कैंसरस थी, एंटी कैंसर रोग को ठीक करने में ये काम में आती थी। ऐसे ही आपको याद होगा विटामिन B12, इसको बोलते हैं हम साइनोकोबालमिन। दास्तान बोर्ड पूछ चुका है। ये कोबाल्ट प्लस रिका कॉम्प्लेक्स होता है और एनीमिया में इसको काम में लेते हैं। एनीमिया जो डिजीज होता है, खून की कमी होती है, उसमें ये काम आता है। ऐसे बाल होता है, बाल ब्रिटिश एंटील्यूसाइड्स, ये क्या होता है आपके पास? जो टॉक्सिक नेचर की मेटल होती है, उनके टॉक्सिड को क्या करता है? ये शरीर से रिमूव करने के काम आता है, टॉक्सिड को दूर करता है। नेक्स्ट, किस के टॉक्सिड को दूर करेगा? जैसे आर्सेनिक का हो गया, जैसे मरकरी का हो गया, जैसे पीबी का हो गया, जैसे आपका कैडमियम का हो गया। इन सब मेटल के ये क्या करता है? टॉक्सिक नेचर को, ठीक है, ये क्या करेगा? Sb का हो गया, Pb हो गया, Sb का हो गया, ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है? दूर करता है। तो बाल ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, विटामिन B12 और साइनोकोबालमिन होता है, कोबाल्ट प्लस 3 का कॉम्प्लेक्स होता है, एनीमिया में काम आता है, और सिस्प्लेटिन जो आपका एंटी कैंसरस होता है। ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका बड़ा रोल है। कैसे? ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है आपका Hb, इस हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है? आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन प्लस 3 का। ऐसे ही जो क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये मैग्नीशियम का क्या होता है? कंपोनेंट्स होता है, ये प्लांट्स में होता है, और ये किसमें होता है? आपका एनिमल्स में पाया जाता है। तो एनिमल में हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका? आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, और जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम प्लस 2 का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये आपका राजस्थान बोर्ड के हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म होता हुआ, इसमें मैंने आपको मेटालिक कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं पढ़ाए, वो हमारे कोर्स में नहीं था, बट आरबीसी में कभी-कभी आ जाता है। मेटालिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शंस को बताओ, तो देखो होता क्या बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड या सीधा ही कह दो आप कार्बोनाइल कंपाउंड, या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो उसको, कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो, जैसे देखो NiCO4, इसमें आपका निकल सीधा कार्बन से कनेक्ट है। ये 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा और पाई बॉन्डेड। आप केवल छोटा सा समझ लो, मेटालिक कार्बोनाइल कंपाउंड, तो मेटल होगी M, कार्बोनाइल हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O, ये इसको लॉन पे डोनेट करता है। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कैसी होती है? बाई नंबर से। ये पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। ये जब इसको लॉन पे डोनेट करेगा तो इसकी तरफ क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा। इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से इस बॉन्ड की डिस्टेंस में क्या होगा? थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने से यहां पर जो आपके पास क्या बनेगी? इंटररिएक्शंस बनेगी। उस इंटररिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, ये आपका कहलाता है सिनर्जिक बॉन्ड हाइपोथेसिस। कार्बन मेटल को लॉन पे डोनेट करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती है और CO के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस पूरी घटना में ये जो इंटररिएक्शंस बनेगी वही क्या होगी? आपके पास इंटररिएक्शंस बिटवीन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड हाइपोथेसिस। ये होता है आपके पास सिनर्जिक बॉन्ड, और ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म। काफी लंबा लेक्चर था। राजस्थान बोर्ड के लिहाज से 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस क्लासों में हम सॉल्यूशन को पूरा निपटा चुके हैं। फिर
मेटलर्जी आपका कंप्लीट हो चुका है और आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी फिनिश होता हुआ। ये दो इनऑर्गेनिक के हैं और ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक में सर उधर हेलोजन और उसके डेरिवेटिव्स चला रहे हैं। तो नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री का ही केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे या कोई और दूसरा चैप्टर देख लेंगे जो ऑनलाइन क्लास के हिसाब से आसानी से समझा जा सकता हो। ठीक है, तब तक के लिए आप देखिए लंबा समय आपका खराब हो चुका है, स्कूलिंग का लंबे समय खराब हो चुका है। ठीक है, 0 सेशन गवर्नमेंट करने वाली नहीं है, तो आप इन चैप्टरों के नोट्स बनाते रहिए। हो सकता है कुछ चैप्टर कम हो जाए, पर हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़े शायद इनमें से कम नहीं हुए, क्योंकि ये मूलभूत चैप्टर है, ये आपके क्या फंडामेंटल क्लियर करते हैं। इस कारण से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर है और एक फिजिकल का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है। उसमें क्या है कि ये चैप्टर कम होने की कंडीशंस में नहीं होने चाहिए, तो आप नोट्स बना के इनको अच्छे से पढ़ते रहे ताकि जो समय कम हो गया वो आप आगे बेनिफिशियल उसका ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।